देखो बच्चा लोग, ये हमारा लास्ट क्लास होगा रोटेशनल मोशन के लिए। और इसमें एक दो क्वेश्चन है जिसको हम लोग डील कर लेना चाह रहे हैं। और ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये बहुत से बहुत मुझे लगता है कि 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको छोटे में निपटा दें। और ये यूट्यूब पे इसीलिए डाला जा रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, एक क्यूब है एक्चुअली ये। और ये क्यूब का मास m दिया हुआ है और इसका साइड a है, ठीक है। और इसका सेंटर c आपको दिख रहा होगा, और साथ में आप ये भी देख पा रहे हो कि एक फोर्स लग रहा है ना। और ये फोर्स जो लग रहा है वो क्यूब पे h हाइट के ऊपर लग रहा है। इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, देखो यहाँ से। मान लो ये कोई क्यूब है, अगर मैं कहता हूँ इसका साइड a है, मतलब हर तरफ इसका लेंथ क्या होगा, a होगा। और अगर हमने एक फोर्स बिल्कुल इसके टॉप पे लगाया है, तो ये जो लेंथ होगा फोर्स लगने का, अगर इसको नीचे से मेजर करें, मान लो इसको भी h ही बोले, तो यहाँ h का वैल्यू a के बराबर होगा नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल इस टॉप पे यहाँ पे फोर्स लगाया है, तो यहाँ फोर्स लगाने का तो मतलब साफ होता है ना कि ये हाइट एंड दिस हाइट इज एक्चुअली a, ठीक है। बट इसको इसमें देखो, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइट a नहीं लिखा है हमने, h लिया है। और अगर हाइट हमने h लिया है, मतलब कि ये फोर्स एकदम से टॉप पे नहीं लग रहा है, ठीक है। खैर, क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द कंडीशन ऑफ म्यू, फाइंड म्यू फॉर विच फर्स्ट क्वेश्चन इज इट स्लाइड्स बिफोर टॉपलिंग, इट स्लाइड्स बिफोर टॉपलिंग, slides before toppling. And second question is it topples before sliding, it topples before sliding। यार इसका मतलब समझा दो। देखो, जाहिर सा बात है, अगर आपके पास ये क्यूब है और इस क्यूब पे आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा, अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे, तो ये जो क्यूब है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, गिरेगा, पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। और इसी को बोलेंगे, इस पलटने को बोलेंगे टॉपलिंग, ठीक है। और स्लाइडिंग तो आप जान रहे हो, मतलब कहना ये चाह रहा है कि जब हम यहाँ कोई फोर्स लगाए हैं, ये कोई फोर्स लगाए हैं, तो यहाँ पे अच्छा, ये एक चीज और, यहाँ पे म्यू भी है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, उसी म्यू का हमें वैल्यू निकालना है, उसी म्यू के लिए हमें कंडीशन निकालना है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा हो, कितना हो, कि उसी एफ के लिए ये पहले कुछ कंडीशन है, अभी हम वो देखेंगे। ये कुछ कंडीशन क्या हो कि फोर्स से वो ब्लॉक पहले स्लाइड हो और उसके बाद फोर्स और बढ़ाए तो टॉपर हो, या फिर एक कंडीशन की पहले वो पलट जाए, और अधिक फोर्स लगाए, तब पलटते पलटते में आगे बढ़ना शुरू हो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है जिसपे हम लोग को डील करना है, देखते हैं अभी सॉल्यूशन, देखते हैं हम लोग फर्स्ट। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, बार बार बताया था, जब भी आपको स्लाइडिंग रोटेशनल का कुछ एनालॉग दिख रहा हो, लग रहा हो कि नहीं यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन है, तो आपको दोनों मोशन को सोचना है। सबसे पहले आप ट्रांसलेटरी मोशन को सोचिए। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स यू आर considering about the sliding effect of this wedge। आप इसके स्लाइडिंग इफेक्ट को सोच रहे हो। और ये जो भी कंडीशन बनता है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड बनता है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन ले रहे हो तो बोलोगे जस्ट अबाउट टू स्लाइड, और अगर रोटेशनल मोशन ले रहे हो तो बोलोगे जस्ट अबाउट टू टॉपल, ठीक है। क्या बोलोगे? जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। चलो पहले इसी के बारे में देखते हैं। अच्छा, इस वेज पे, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। एक तो ये फोर्स जो आप साफ साफ देख पा रहे हो, है ना। और उसके अलावा जो दूसरा फोर्स आपका लग रहा है, एक तो नीचे mg लग रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। और एक ये फ्रिक्शन भी तो लगाएगा इस तरफ,
देखो उसका टेंडेंसी इस तरफ का है तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। टेंडेंसी इसका मोशन का किस तरफ है, इधर है, फोर्स का टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन जस्ट उसके ऑपोजिट में लगेगा, ठीक है। तो हम पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि चलो देखते हैं, जस्ट अबाउट टू जो स्लाइड वाला केस है, इस फ्रिक्शन को हम लोग F1 मान लेते हैं, चलो फ्रिक्शन ही मानते हैं। तो पहला केस क्या बनेगा, पहला केस हम मान रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो भी फोर्स लग रहा है, ये F माइनस F1 इज इक्वल टू 0। F1 क्या, इसे हम फ्रिक्शन ही बोलते हैं ना, F1 बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे हिसाब से, जो है वही ठीक है। F माइनस F कैपिटल F इज फोर्स एंड स्मॉल f इज फ्रिक्शन, 0। तो उसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं भाई कि F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 0। म्यू एम जी क्या है भाई, फ्रिक्शन है, म्यू एम जी क्या है तो फ्रिक्शन है। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। चलो अभी हमने ट्रांसलेशन मोशन के लिए इक्वेशन आपने देख लिया, अभी जरा रोटेशनल मोशन के लिए बनाते हैं इक्वेशन। रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन देखो, अभी आपके दिमाग में अगर गलती से भी ये आ रहा है कि सर आपने सिर्फ इन्हीं दो फोर्स को बैलेंस क्यों किया, है ना, आपको लग रहा होगा कि सर आपने सिर्फ एक फोर्स इसे लिया और एक फोर्स इसे लिया, इन्हीं दोनों को बैलेंस किया है ना, हमने सिर्फ इन्हीं दो फोर्स को बैलेंस किया है, ऐसा क्यों किया। तो उसका सीधा सीधा जवाब तो ये है बाबू कि ये फोर्स और ये फोर्स इसीलिए क्योंकि यही दोनों फोर्स है जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है। नहीं तो mg जो लग रहा है, ये जो mg देखो, mg जो इधर लग रहा है, ये mg कभी भी इस फोर्स को बैलेंस कर सकता है नहीं। और स्लाइडिंग के लिए तो भाई आपको नेट फोर्स देखना होगा जिसका एक दूसरे पे कोई कंपोनेंट लगे, है ना। जस्ट अबाउट टू स्लाइड, दोनों तरफ से बराबर हो गया फोर्स। तो अब कोई भी फोर्स जरा भी आप बढ़ाओगे, या अगर थोड़ा भी फ्रिक्शन बढ़ गया या थोड़ा भी अगर F बढ़ गया तो क्या होगा, ये स्लाइडिंग हो जाएगा। खैर चलो अभी रोटेशनल मोशन की तरफ चलते हैं। रोटेशनल मोशन में भी वापस से वही कंडीशन, जस्ट अबाउट टू टपल, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जस्ट अबाउट टू टॉपल, जस्ट पलटने वाला है। देखो वापस से पलटने वाला है, और अगर हम सोचे तो इसमें क्या फोर्स बैलेंस करेंगे, यहां दिमाग में रखना है कि आपको टॉर्क बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, टॉर्क। अरे बोलो सर टॉर्क कैसे आ गया, अरे यार आपके पास फोर्स है, जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है निकाल लीजिए, काम खत्म, है ना। फोर्स है तो आप टॉर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, टॉर्क निकालने के बारे में एक ट्रिक मैंने आपको सिखाया था कि टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट निकालिए जहां पे या जिस पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स क्रॉस कर रहा हो, उससे क्या होगा कि उतने सारे फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। ये तो एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप टॉर्क उस अबाउट के उस पॉइंट के अबाउट निकालिए जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा हो। तो देखो यहाँ पे रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, इस डायग्राम में जरा देखना, इस डायग्राम में इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट दो फोर्स है, एक इधर mg और एक इधर ये वाला फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट मान लो इसी फोर्स को हमने एक्सटेंड किया तो इस तरफ F। देखो ध्यान से देखोगे तो अगर तुम यहाँ पे कोई लूज धागा बांधो तो ये mg इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और ये जो फोर्स है वो इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, देखो इस पॉइंट के अबाउट, देखा हो हमने सीखा भी था, जो दो पॉइंट हो उनके बीच में कोई धागा बांधो, बांध के देख ही लेते हैं ना, इतना क्या सोचना, कोई धागा बांध के देखते हैं। चलो ये देखो, इन दो पॉइंट के बीच में एक धागा बांधे, ये यार तो और डार्क ब्लू है, इन दो पॉइंट के बीच में एक धागा बांधे और घुमा के देखो, साफ साफ समझ में आ जाएगा, नहीं साफ साफ समझ में आएगा कि धागा जैसे ही आप इधर बांधे तो ये घूमेगा कुछ इधर, है ना। उसी तरह इस पॉइंट के बाद ऐसे धागा बांध के देखो और देखो घुमा के इधर घुमाएगा, तो इन्हीं दो को टॉर्क बैलेंस करना है। अच्छा एक और फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, एक और फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के अबाउट क्रॉस कर रहा है, तो उसका टॉर्क तो 0 हो गया, तो बस दो को टॉर्क के अबाउट करना। चलो एक काम करते हैं, हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं ना, इसको ए मान लेते हैं ताकि तुमको बाद में याद आए। तो चलो लिखते हैं फोर टॉर्क अबाउट ए,
ये हमने किस पॉइंट को माना है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। जाहिर सा बात है भाई, एम जी इज एफ क्रॉस आर। आर कितना है भाई, जरा देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। वापस से ड्रॉ करता हूं ताकि और अच्छे से दिखे आपको। यहां से एम जी क्रॉस कर रहा है एकदम बीच से, तो इसका ये दूरी कितना होगा? अरे टोटल ए था तो ये दूरी a/2 होगा, a/2। अच्छा, टॉर्क जस्ट अबाउट टू टॉपल है, मतलब नेट टॉर्क 0 होगा, समझ में आना चाहिए। जस्ट अबाउट टू टॉपल है मींस, लिख ही देता हूं, मींस नेट टॉर्क क्या होगा? ये तो 0 ही होना है, तभी तो टॉपल नहीं कर रहा है। अभी दोनों में से कोई भी एक टॉर्क बड़ा किसी भी साइड का तो टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अबाउट टू टॉपल मतलब नेट टॉर्क 0 इज इक्वल टू एफ क्रॉस एच। अब भी देखो यार, ये एच क्या है? देखो ये जो फोर्स लग रहा था इधर, देखो एक फोर्स इधर भी लग रहा था इस तरफ, ये फोर्स लगा। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लो, ये देखो इधर है। और फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, उस पॉइंट के अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन में देखो ये एच दिया हुआ है, ए नहीं है। क्वेश्चन देखो ये क्या दिया हुआ है, एच। ये ए नहीं है, ये एच है, तो इसलिए एच से मल्टीप्लाई किया। अभी तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, इस केस में जस्ट अबाउट टू स्लाइड के लिए जो फोर्स का वैल्यू था उसे हमने F1 मान लिया। लेट कि जिस फोर्स पे, देखो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम माने कि जिस फोर्स पे, लेट द फोर्स एट विच, लेट फोर्स एट विच it slides first, it slides is F1, it slides first नहीं, it slides is F1। फोर्स का वो वैल्यू जिसपे स्लाइड कर जाए उसको F1 बोले। ठीक है, तो यहाँ भी F1 कर देते हैं। उसी तरह फोर्स का वो वैल्यू जिसपे ये जो फोर्स है, फोर्स का वो वैल्यू जिसपे ये टॉपल कर जाए, लेट द फोर्स एट विच इट टॉपल्स बी F2। मान लिया कि F2, तो यहाँ F2 लिख दिए। जरा सा F2 का वैल्यू निकाल लो, मतलब एक्चुअली में हम उस फोर्स का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन हम फोर्स का वो वैल्यू निकाला जिसपे टॉपल करेगा, उसका नाम रख दिए। ठीक है, तो F2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mga/2h। समझ में आ रहा है? mga ऊपर में और ये h इस तरफ आएगा, तो बनेगा mga/2h। कोई दिक्कत यहाँ तक आई गेस की नहीं होना चाहिए। अभी तो कुछ बचा ही नहीं। देखो अभी पहला कंडीशन का बात करते हैं, अभी पहला कंडीशन का बात करते हैं। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला कंडीशन का बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या बोला था मैं क्वेश्चन, इट स्लाइड्स बिफोर टॉपलिंग, मतलब कि जो टॉपलिंग वाला फोर्स है, जो टॉपलिंग वाला फोर्स है वो कम हो। देखो अगर F1 F2 से छोटा होगा, देखो अगर F1 F2 से छोटा होगा, जैसे मान लो हम फोर्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो मान लो जो 2 न्यूटन है वो F1 का वैल्यू है, 3 न्यूटन जो है वो F2 का वैल्यू है। वही कह रहे हैं ना, F1 जो है वो 2 न्यूटन का वैल्यू है। स्लाइडिंग वाला फोर्स अगर छोटा है टॉपलिंग वाले फोर्स से, जाहिर सी बात है कि पहले तो 2 न्यूटन का वैल्यू आएगा, तो टॉपलिंग पहले, सॉरी स्लाइडिंग पहले होगा, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा फॉर फर्स्ट स्लाइडिंग का कंडीशन तो ऐसा ही होना है। तो बस अब कुछ नहीं, F1 का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, देखो ना जरा, यहाँ से साफ साफ देखो, यहाँ से साफ साफ देखो, F1 इज इक्वल टू म्यू mg, तो F1 इज इक्वल टू म्यू mg तुमको भी दिखा नहीं दिखा, माइनस म्यू mg को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा। तो लिखेंगे म्यू mg इज ग्रेटर देन F2 का वैल्यू mg a/2h। mg तो कैंसिल हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू इज स्मॉलर देन a/2h। देख पा रहे हो, म्यू इज स्मॉलर देन a/2h। साफ साफ दिमाग में रखना, अगर म्यू का वैल्यू a/2h से छोटा होगा तो ये ब्लॉक पहले स्लाइड करेगा, और ठीक इसका उल्टा
अगर पहले टॉपल कर जाए तो पहले टॉपलिंग के लिए वही वाला कंडीशन यार, पहले टॉपल कराना है हमें, तो जाहिर सा बात है कि F2 को छोटा होना पड़ेगा F1 से, और इसको वापस उसी तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन a बाई 2h। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? ठीक है, कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप पे आप वापस से मैसेज करके पूछ लोगे, अगले क्लास में पहले को रुकवा कर पूछ लोगे। समझ गए ना? तो कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा दिमाग में ये रखना है कि भाई पहले टॉपलिंग करना है, जाहिर सी बात है टॉपलिंग का जो भी फोर्स होगा वो छोटा होगा, तभी तो पहले उसका वैल्यू आएगा, और अगर पहले स्लाइडिंग करना है तो स्लाइडिंग वाला फोर्स छोटा होगा। ठीक है, चलिए पहला एकदम उसको बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस। ठीक है, ये एकदम आया तो हूबहू आया तो नहीं आया, और लगा पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जिसका सीधा हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, आई गेस आप लोग पॉज करके वीडियो ये लिख लीजिए। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, देयर इज स्लाइट डिफरेंस, और उसमें हम लोग सीधा आंसर ही याद करेंगे, फालतू का टेंशन नहीं लेंगे। ये देखो, ऐसा एक वेज है, इस वेज पे एक ब्लॉक है, जो उम्मीद नहीं है कि इतना हार्ड पूछेगा, इसीलिए इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर याद रखना आसान है। वापस से ये एक क्यूब है, इसका भी साइड ए है, क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, देखो ये जो हाइट डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये, दिस इज एच, क्या है ये? एच। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है म्यू। फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे? म्यू। चलो इस केस में भी आपको फाइनली वही फाइंड करना है, फाइंड कंडीशन फॉर, ऐसे लिखो तो फाइंड कंडीशन ऑफ म्यू फोर। सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट sliding before toppling and second is toppling before sliding। Sliding before toppling and second is toppling before sliding। Toppling before sliding। ठीक है, तो दो ही कंडीशन है हमारा, और सेम उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं। देखो सीधा सीधा आंसर पे आता हूं, बिना कोई टाइम पास किए हुए, बिना कोई लाग लपेट के। सबसे पहला कंडीशन स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग का, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। क्वेश्चन याद रखना ही नहीं कि कई बार आंसर याद हो जाता है, क्वेश्चन लोग भूल जाते हैं, बार बार बोल रहे हो और आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आंसर लगभग जगह सेम है। देखो स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग का जो केस बनेगा ना, वो सीधा सीधा बनेगा कि आप साफ साफ देख पा रहे थे पिछले वाले केस पे, अपने कॉपी में लिख चुके हो, वहां आप साफ साफ देख पाओगे कि स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग वाले में जो आंसर आया था वो था म्यू इज लेस देन a by 2h, बट माइंड इट यहाँ पे आंसर है म्यू इज लेस देन a by h। उसी तरह टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग का जो केस है उसमें जो आंसर आएगा वो होगा म्यू इज ग्रेटर देन a by h। क्या आंसर आएगा? म्यू इज ग्रेटर देन a by h। समझे? डेरिवेशन यहाँ पे एंगल साइड से होगा। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन एंगल की तरफ से होगा, बट कोई काम नहीं है, मुझे काम सिर्फ और सिर्फ इस आंसर का है। ठीक है, मुझे काम सिर्फ और सिर्फ इस आंसर का है
कि वहां पे जो a/2h था, यहाँ पे a/h है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग में आंसर था म्यू इज ग्रेटर देन a/2h, यहाँ टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग में आंसर है म्यू इज ग्रेटर देन a/h। ठीक है, लिख लो फटाफट से लिख लो। लिख लिए? चलो इसका एक आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। हटा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा देखो, एक सरफेस है, उस सरफेस पे एक स्फीयर है, सरफेस पे एक स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है सी, रेडियस है आर, ठीक है, सेंटर है सी, रेडियस इज आर, एंड ये जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है। कैसा है? प्योर रोलिंग कंडीशन में, और इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी फोर्स लग रहा है, वो है एफ। आपने एक फोर्स लगाया है एफ, एंड वापस से हाइट जो हमने दिया है वो दिया है एच। माइन्यूट एकदम टॉप पॉइंट पे होता तो हाइट क्या होता है? 2r। ठीक है, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मान लो कि एफ लग रहा होगा, छोड़ो इसको नहीं, हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। आपको यहाँ पे ए सी निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ए सी निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स लग रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन तो होना ही था, तो ए सी और फ्रिक्शन। फाइंड ए सी what and friction is equal to what। इसमें भी ज्यादा लाग लपेट का जरूरत नहीं है, सीधा आपको याद रखना है, सीधा आपको याद ही रखना है, बस ये लास्ट टाइप है जिसको याद रखना है। ए सी इज इक्वल टू एफ आर एच बाई, देखो एफ आर एच बाई एम इंटू के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ए सी का वैल्यू आएगा। इसका डेरिवेशन इतना बड़ा ना बाबू कि एग्जाम में ऐसे भी नहीं कर पाओगे, और कोई काम तो है नहीं। अच्छा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो हम पढ़े थे, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर भी हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हमें मिला के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा टेंशन तो देगा बाबू। देखो एक्चुअली में, जैसे मान लो मैं डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जानना चाहता हूँ। डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आप सीधा बोलोगे सर 1/2। तब बोलूंगा ठीक है, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर बताओ। आप बोलोगे 2/1। फिर मैं पूछ दिया आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बताओ, अभी फंस गया। अरे कुछ नहीं यार, इन दोनों को ऐड कर दो, आर स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, के स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। दिमाग में हमेशा रखो कि जो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आप याद कर रहे हो, या याद क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद, तो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप ले रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए के स्क्वायर का वैल्यू सीधा सा ये मान लो, और आर स्क्वायर का वैल्यू सीधा सा ये मान लो, आंसर होगा 3। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। और उसी तरह अगर हम फ्रिक्शन के लिए बात करें तो फ्रिक्शन आ जाएगा फोर्स इंटू आर एच, सबसे टेढ़ा यही है, आर एच प्लस सॉरी आर एच बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस नहीं यार माइनस हो गया, -1। ये हमने फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा सबसे टेढ़ा चीज यही था जिसका टेंशन।
हो गया? आई गेस हो चुका होगा अब आपका। अभी कुछ है नहीं टेंशन वाला, ठीक है। अच्छा, कुछ याद आ रहा होगा, हमने शायद फ्रिक्शन में पढ़ा था कि फ्रिक्शन कुछ भी कर सकता है। फ्रिक्शन का वो जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पढ़ा था। मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड एक केस मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बट आई गेस कि ये अब आपके काम का नहीं है, ये अब आपके किसी काम का नहीं है। खैर चलो, अभी ग्रेविटेशन पढ़ सकते थे बट ठीक है, उसका भी कोई काम नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी ग्रेविटेशन में कोई हड़बड़ी है, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ इसे। और आई गेस कि आपको यूट्यूब से देखने पे भी इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बाय बाय।